नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। मैं हूं रजत। मैं हूं मिहिर भट्ट। लेकिन बाजार में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इस समय 9622 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी 18 अंकों की मजबूती। और सुबह जब बाजार खुला था तब एक्चुअली लग नहीं रहा था कि आज निफ्टी 9600 के ऊपर की क्लोजिंग देने की स्थिति में होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा स्टेडी रहे मार्केट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। सुबह ही आपको बता दिया गया था, देखिए निफ्टी स्पॉट का दाम ज़्यादा है, निफ्टी फ्यूचर्स का कम, डिस्काउंट पे कामकाज हो रहा है। अब 9700 की कॉल, आज भी हेवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। जब तक ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा तो बाजार पे कोई बड़ी तेजी की संभावना मत कीजिए। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रेंज में है, 9600 के लेवल को होल्ड करके, यही बड़ी बात है। लेकिन मॉनसून सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के पास जो है, और अब दस्तक दे दिए केरल में, वो भी 2 दिन पहले। तो एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए बनता हुआ नजर आया, जिसने संभाल लिया बाजार को। ऊपर से एक ऐसा सेक्टर जो लगातार गिर रहा था, वो आज से पलटा है। फार्मा शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑरबिंदो फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव आज निफ्टी पे, बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए। इसके अलावा ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी स्टॉक्स में खरीदारी बनती हुई नजर आई। ये दोनों ही ग्रुप के समूह के स्टॉक्स जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफी स्ट्रांगली आज निचले से पुल बैक शो कर रहे हैं। अदानी ग्रुप और दूसरा एडीएजी, जहां पर बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो गई थी, वहीं पर ही आज खरीदारी होती हुई नजर आई। एक पुल बैक के तौर पर देखिए, कुछ ज्यादा बहुत बड़ी तेजी इसमें अभी भी एक्सपेक्टेड है नहीं। और कुछ तेज होने वाले स्टॉक्स हैं लेदर कंपनियां, जिसमें प्रोमिनेंटली लिबर्टी और बाटा शामिल हैं। 2 व्हीलर स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो। मॉनसून बेहतर रहेगा तो इन कंपनियों के लिए ग्रामीण आय बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, उसका आज एक बेनिफिट उठा रही कंपनी। और सीमेंट शेयर्स निश्चित रूप से स्मार्टली गेन कर रहे हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली इंडेक्स से बाहर का स्टॉक है इंडिया सीमेंट, जो परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आए हैं, एक बार ये देख लेते हैं। 725 करोड़ कंपनी का मुनाफा रहा है। यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो रहा है 725 करोड़ का। तो ये पहला आंकड़ा M&M पर आते हुए इस समय 725 करोड़ का मुनाफा, इस समय 1360 के आसपास M&M ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो पहला आंकड़ा आया है वो आया है 725 करोड़ के। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 641 करोड़ की बॉटम लाइन जो है वो M&M दर्ज करेगी, तो उस लिहाज से फर्स्ट टेक में देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं 725 करोड़ का। लेकिन बारीकियां ज़्यादा देखनी होंगी, क्योंकि एबिटा फ्रंट पे भी यहाँ पर एक डी ग्रोथ की संभावना है। अगर एबिटा में हम 4% जो डी ग्रोथ समझ रहे हैं कि इस कंपनी की होती हुई नजर आएगी, वो अगर नहीं आती है तो कह सकते हैं कि बेहतर ग्रोथ जो है M&M ने दर्ज की है ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे। मुनाफा अनुमान से बेहतर है, 641 करोड़ हमारा अनुमान था, अनुमान से बहुत बेहतरीन 725 करोड़ का मुनाफा जो कंपनी रजिस्टर कर चुकी है। और ऑटो थीम है इस समय मार्केट की। नेट सेल्स के फिगर 4% अनुमान है कि बढ़ती हुई नजर आएगी, इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे दी तो काफी बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अब आंकड़ा आ गया है रेवेन्यू फ्रंट पे, 12,320 करोड़ की जो है वो रेवेन्यू है, और ये अनुमान से बेहतर है, क्योंकि 10,500 करोड़ के आसपास ही एक्सपेक्ट हो रहा था बाजार पे कि M&M का रेवेन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो टॉप लाइन फ्रंट पे और बॉटम लाइन फ्रंट पे दोनों ही नतीजों के फ्रंट पे नतीजे देखने में ठीक लग रहे हैं। स्टॉक पे रिएक्शन है, निचले स्तरों से एक पुल बैक शो कर रहा है और अब 1370 के लेवल को रूल कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी तो आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन मुनाफे फ्रंट पे और टॉप लाइन फ्रंट पे बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स पोस्ट किए कंपनी। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ निपुण मेहता हैं, उनसे बात करते हैं। निपुण, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो अभी तक जो 4 व्हीलर स्पेस के नंबर्स आए, चाहे वो मारुति के हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसके अभी नंबर्स आए हैं, आप कितने संतुष्ट रहे हैं 4 व्हीलर स्पेस के नंबर्स से? गुड आफ्टरनून मीर। आई थिंक जो इनिशियल सेट ऑफ रिजल्ट्स आए हैं मीर 4 व्हीलर्स के, ये डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। इसका स्पेसिफिक कारण ये है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जितना इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था, और कई मैनेजमेंट्स ने कहा भी था कि आइदर बेस्ड ऑन इन्वेंट्री या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, शायद वॉल्यूम्स कम हुए हों। कुछ हद तक सम ऑफ दीज कंपनीज गॉट अफेक्टेड बाय the BS3 guidelines as well. 2 व्हीलर कंपनीज ज़्यादा उसमें अफेक्ट हुई थी, लेकिन कुछ हद तक 4 व्हीलर कंपनीज भी अफेक्ट हुई थी। तो इस तरह से जो ग्रोथ नंबर्स आए हैं, इतनी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी आई है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, एटलीस्ट जो इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं। सो वेरी क्लियरली आई थिंक इनिशियल इंडिकेशंस फॉर 4 व्हीलर्स और जितने भी 2 व्हीलर्स के आए हैं, ये पॉजिटिव आए हैं। चलिए, तो यहाँ पर तेज है ये पर्टिकुलर स्टॉक और दिन के उच्चतम स्तर को अप्रोच कर रहा है। अब 1370 के लेवल को पार कर चुका है। अनुज दीक्षित साहब मेरे साथ जुड़े हैं, तकनीकी रूप से बाजार को आंकते हैं। अनुज, शुक्रिया सर। M&M के रिजल्ट्स फर्स्ट टेक में देखने में ठीक लग रहे हैं। अगर आप कुछ स्टॉप लॉस या फिर टारगेट्स आइडेंटिफाई कर पाए इस पर्टिकुलर स्टॉक के, ऑटो पैक में वैसे ही खरीदारी है और M&M नतीजों के दम पे 1370 के लेवल को पार कर चुका है।
देखिए M&M में अभी भी देखेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी भी डिफाइंड नहीं है जब तक वो ऊपर में एक बार 1365 को क्रॉस नहीं करता। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो अपटिक आई हुई है उससे लगता है कि ये थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन मैं अभी भी लेने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट जिस तरीके का मूव है उसमें मेरी सलाह ये रहेगी कि यहाँ पर अगर किसी स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना चाहते हैं तो 1344 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को मेंटेन करें। अपसाइड में जैसा मैंने अभी भी कहा कि तकरीबन 1378 1380 की जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। जब तक वो क्रॉस नहीं होता तब तक कोई एक ट्रेंडिंग अप मूव मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। खैर चलिए, एक चीज़ अच्छी है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने खुद ये कहा है कि FY18 के लिए कम से कम जो आउटलुक है वो बेहतर लग रहा है। यानी इस समय जो पहले उनका अनुमान था उससे अब ये माना जा सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को लग रहा है कि जो विजिबिलिटी है वो इस पूरे स्पेस के लिए बेहतर रहेगी। लेकिन देखिए, अगर आप कंसोल बेसिस पर देखेंगे तो जो उनका जो टोटल मुनाफा है वो रहा है 874 करोड़ के आसपास, जो कि अब भी कंसोल बेसिस पर भी उम्मीद से बेहतर ही देखने को मिला है। लेकिन इसमें एक एडिशनल इनकम है जो कि 94 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इस समय 1373 के आसपास ट्रेड करते हुए जो एबिटा है कंपनी का वो रहा है 1237 करोड़ का 1237 करोड़ का एबिटा कंपनी को देखने को मिला। जो टॉप लाइन है कंसोल बेसिस पर वो 12,320 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। जो मार्जिन है कंपनी के वो रहे हैं 11.6%, जो कि जो एस्टीमेट था उसी के इर्द गिर्द आए हैं। 11.6% कंपनी के मार्जिन रहे हैं, एबिटा मार्जिन। गौरांग हमारे साथ हैं। गौरांग, आपने देखे होंगे नतीजे महिंद्रा एंड महिंद्रा के। जो FY18 का आउटलुक है वो उन्होंने कहा है कि बेहतर लग रहा है। कंपनी की जो टॉप लाइन है वो 12,320 करोड़ रही है और जो कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का मुनाफा है वो 874 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। लेकिन हाँ, जो मार्जिन्स हैं दे आर अराउंड 11.6%, विच इज़ नॉट अ बेस्ट केस सिनारियो, जो कि मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक जो व्यू था उतना नहीं देखने को मिला है। एबिटा है 1237 करोड़। कैसे लग रहे हैं आपको नतीजे? वेल, सेगमेंट वाइज अगर ब्रेकअप आ जाता है कुछ समय में नहीं तो मेरे ख्याल से और सहायता हो जाएगी आंकड़ों को समझने के लिए। लेकिन टिप्पणियां मैं सुनना चाहूंगा मैनेजमेंट के तरफ से कि BS3 to BS4 के माइग्रेशन में कितना इनको डिस्काउंट झेलना पड़ा था, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्वेंट्रीज इनके पास BS3 की थी उनको कन्वर्ट करने के लिए BS4 में कितना खर्च आएगा, वो खर्च अगर आता है तो उपभोक्ता को कितना लेना पड़ेगा, और कंपनी अगर कुछ अपने आप लेती है तो उसका फैक्टरिंग कितना है। और ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ आउटलुक आई थिंक एक सेगमेंट जहां पर वो प्रेजेंट नहीं है वो है प्योरली पैसेंजर कार। उनके पास SUV तो है KUV, PUV एंड XUV के रूप में, लेकिन इन पैसेंजर कार उनकी प्रेजेंस है नहीं। तो उधर वो कुछ लॉन्च के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं। और एक बिजनेस वर्टिकल है इनका ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, जिसको लेकर के थोड़ी नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ ऑफटेक ऑफ नंबर्स। वहां पर कैसे सुधार करेगी? चलिए थोड़ा नतीजों को और टटोल लेते हैं। इस समय अंचल मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद है। अंचल, 874 करोड़ का जो मुनाफा है फर्स्ट टेक में देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये जो रूरल सेगमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, यहाँ पर ग्रोथ कैसे रही है और ट्रैक्टर बिजनेस में ग्रोथ कैसे रही है M&M की? शुक्रिया। देखिए, 2-3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हाईलाइट करने के लिए। जो इनका 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट है इस बार उस पे सेल्स पे धीमापन रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ तो जो डिमोनेटाइजेशन खत्म होते होते जो इम्पैक्ट आया रूरल सेल्स पे वो भी दिखा है, तो उसकी वजह से 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट को डेंट लगा है। लेकिन दूसरी ओर जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहाँ पे सेल्स अच्छी रही हैं, करीब 16% बढ़ने का अनुमान था, उससे बेटर इस बार की ट्रैक्टर सेल्स पोस्ट की कंपनी ने। जो इनका SUV कारोबार है वहाँ पे डेंट आया है, 4% वॉल्यूम गिरने का अनुमान लगाया जा रहा था और मोरलेस उसी लाइंस पे इस बार SUV कारोबार को डेंट लगा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अभी गौरांग भी बात कर रहे थे, जो कन्वर्जन कॉस्ट है BS3 to BS4 का जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसका आंकड़ा आ गया 171 करोड़ का वन टाइम डेंट लगा है इस बारी कंपनी को। उम्मीद की जा रही थी ये कहीं ना कहीं इन्वेंट्री घाटा 50 करोड़ और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो हायर 250-260 करोड़ के बीच में रह सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में 171 करोड़ एक कंफर्टेबल अभी तक एक आंकड़ा अच्छा है। लेकिन इन्वेंट्री पे डेंट कितना लगा है वो एग्जैक्टली अभी नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें, स्ट्रीट एस्टिमेट था, काफ़ी बेरिश एस्टिमेट था, क्योंकि सभी मान रहे थे दोनों तरह से इम्पैक्ट होगा, डिमोनेटाइजेशन का भी असर आएगा और BS3 बैन का भी असर आएगा। उसके विपरीत अगर आप बॉटम लाइन देखें तो एक स्ट्रॉन्गर बॉटम लाइन कंपनी ने पोस्ट की है। डिस्काउंट्स का डेंट ज़रूर रहा है, बट
ओवरऑल कंपनी ने जो अपना खर्च है उसे कटेल किया, एम्प्लॉय कॉस्ट में स्लाइट डिप देखने को मिला, उसका फ़ायदा मिला है, और कंपनी के अदर एक्सपेंसेस में एक डिप देखने को मिला, उसका ही फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन आता हुआ दिखा। जी, इस बीच शर्मिला जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मिला, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। महिंद्रा के नंबर्स आपको कैसे लगे? काफ़ी ठीक लगे। आई थिंक कि जैसे आपकी चर्चा चल रही थी, मैं सुन रही थी। आई थिंक जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स टू ऐड। एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, गोइंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि आगे चलकर किस तरह से रहेगा, क्योंकि इस तरह का अनुमान है कि मॉनसून्स ठीक ठाक रहेंगे, तो इसका बेनिफिट ज़रूर महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो उनका द पंजाब ट्रैक्टर बिट दैट दे हैड बॉट आउट, और जो ट्रैक्टर सेल्स वगैरह की आप बात कर रहे थे, तो फार्म इक्विपमेंट के बिजनेस में उसकी एक ज़रूर आई थिंक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एंड उसके साथ साथ आई थिंक वन गुड पीस दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज़ इज़ इलेक्ट्रिक कार्स, जिसको भी थोड़ा बेनिफिट मिला है जीएसटी में, और इस तरह की बातें चल रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स को एक पुश मिलेगा। आई थिंक द ओनली लिस्टेड प्लेयर जिसके पास इलेक्ट्रिक कार्स है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड आई थिंक दे आर नाइसली प्लेस्ड इन अ लॉट ऑफ अपकमिंग बिजनेसेस एज वेल, जहाँ पे उनको एक फुटहोल्ड मिल सकता है। सो ऑल इन ऑल दिस इज अ स्टॉक दैट आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन। राइट, लेकिन निपुण, यहाँ पर M&M की तो बात हो गई। पिछले कुछ दिनों में जो सीरीज जब से स्टार्ट हुई है तब से ऑटो स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांगली गेंस मिलने शुरू हो गए हैं। अब तो मॉनसून एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर भी इन कंपनियों से आज जुड़ गया है। 4 व्हीलर पैक में एक स्टॉक जो आपके रडार पर रहेगा, और साथ ही 2 व्हीलर स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं हीरो मोटोकॉर्प देख रहा था, बहुत स्ट्रांगली गेंस कर रहा है। तो माने कि ऑटो में यहाँ पर तेजी बनेगी। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में से क्या पसंद है आपको? वेल, आई थिंक ऑटोज़ में एंटायर ऑटो पैक, जिसमें स्पेसिफिकली मार्केट लीडर्स हैं, इन पे निवेश होना चाहिए, बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर पैक। जितना मार्च क्वार्टर में इम्पैक्ट देखना था उतना हमने देखा नहीं है, बोथ फॉर डीमोनेटाइजेशन एंड BS3 BS4। एट द सेम टाइम आगे जाके नॉट जस्ट विद द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स दैट वीव सीन पिछले अगर कुछ क्वार्टर्स में देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ सिग्निफिकेंट हुआ है। जो कुछ कंपनियां एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रही हैं या एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही हैं, उनमें शायद एक लैकलस्टर ग्रोथ हुआ है, मॉडेस्ट ग्रोथ हुआ है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स में जहाँ पे भी नए लॉन्चेस आए हैं, जहाँ पे भी जो सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स थे, जहाँ पे एक साइडवेज ग्रोथ था, वहाँ पे हमने अच्छा ग्रोथ देखा है। क्लियरली अर्बन सेंटर्स में भी अच्छा ग्रोथ देखा है। आई थिंक बोथ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर स्पेस अगले कुछ क्वार्टर्स देखें, एनीवेयर फ्रॉम 4 to 8 क्वार्टर्स, आई थिंक अच्छी डिमांड रहेगी, वो अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे हम। एंड पर्टिकुलरली जो कंसर्न्स जीएसटी के हैं, क्लियरली आई थिंक फॉर द मंथ ऑफ जून एक इम्पैक्ट जरूर हो सकता है कई सेक्टर्स में, इनफैक्ट नॉट जस्ट ऑटोज़, लेकिन फार्मा है, ऑटोज़ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जहाँ पे भी एक जीएसटी का इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर चेंज इन रेट्स हुआ है, वहाँ पे जून महीने में शायद एक वॉल्यूम्स मार्जिनली इम्पैक्ट हों, where we've seen a lot of managements expressing concern कि किस तरह से sales हो सकते हैं या नहीं. But beyond that, when you look at FY18 और FY19, I think this entire space looks extremely positive. इस बीच चलिए गॉडफ्रे फिलिप्स के भी नंबर्स आए हैं, एक बार देख लेते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स रिजल्ट्स के बाद करीब 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और गॉडफ्रे फिलिप्स ने जो नंबर्स रिपोर्ट किए हैं उसमें Q4 के लिए कंपनी का जो मुनाफा है वो 55 करोड़ 83 लाख रुपए रहा है, जबकि ये पिछले साल इसी क्वार्टर के लिए 47 करोड़ 49 लाख रुपए था। तो गॉडफ्रे फिलिप्स, अब देखिए नंबर्स के बाद किस तरह का उछाल गॉडफ्रे फिलिप्स पर देखने को मिला है। अनुज, आपको कैसा लगता है गॉडफ्रे फिलिप्स चार्ट्स पर? उसमें अभी एक साइडवेज मूव चल रहा है, नीचे में तकरीबन 1150-1170 की रेंज एक सपोर्ट बनती है, ऊपर में ही तकरीबन 1280-1300 के एक रेजिस्टेंसेस बनते हैं। हालांकि जिस तरीके का मूव आया हुआ है उसके हिसाब से अगर आज के दिन में एक क्लोजिंग हमें 1250 के ऊपर की मिलती है तो एक शॉर्ट टर्म में अप मूव और दिखाई देगा तकरीबन 1290-1300 तक के लिए। लेकिन एक ट्रेंडिंग मूव के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि 1300 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग मिले। तो शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ से अपसाइड जो है वो तकरीबन 1280 से 1290 तक के लिए कैप है। बिल्कुल। अब देखते हैं कोल्टे पाटिल डेवलपर्स को, उसके भी नंबर्स आए हैं। कंपनी की जो टॉप लाइन है काउंटर करीब 7.25% ऊपर इस समय है। जो टॉप लाइन है कंपनी की वो 220 करोड़ रुपए रही है, जबकि ये पिछले साल इसी तिमाही के लिए 102 करोड़ रुपए के आसपास थी।
और कंपनी का जो मुनाफा है वो रहा है करीब 33 करोड़ रुपए के आसपास का, जबकि ये पिछले साल इसी तिमाही के लिए था 19 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास। तो कोल्टे पाटिल भी इस समय काफ़ी अच्छा स्टीप रुझान दिखाते हुए, हमने वैसे भी एक ठीक ठाक रनअप देखा था रियल एस्टेट स्टॉक्स में। निपुण, अब एग्जिट करना चाहिए क्या अब? देखिए मीर, जो एक चेंजेस आए रियल एस्टेट सेगमेंट में इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स रेरा के, और इसमें एक वेरी क्लियरली कुछ कंपनीज बेनिफिशियरी होंगी जो एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट में ऑलरेडी काम कर रही थी, जिनके बैलेंस शीट्स लेवरेज नहीं थे, जहां इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत लिमिटेड थी। ये सब कंपनीज में हमने एक रनअप देखा। एट द सेम टाइम, सिंपली बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर वाज रनिंग, हमने कैट्स एंड डॉग्स को भी एक छोटी कंपनियां हैं जहां पे भी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं या फिर हाईली लेवरेज कंपनीज हैं, उनमें भी एक रनअप देखा। जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं, आई थिंक द डिफरेंस इज शोइंग अप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री की आगे जाके किस तरह से उनके सेल्स होंगे। बट जिस तरह से इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है, अभी भी कॉन्स्टेंटली इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है। मेजर मेट्रोज में देखिए, मुंबई, दिल्ली, इवन बैंगलोर, हैदराबाद में, चेन्नई में, ये सब में जिस तरह से इन्वेंट्री बिल्डअप है, आई वुड बी कॉशियस ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। आगे जाके ग्रोथ जरूर है, जिस डिपेंडिंग ऑन विच स्पेस दे आर ऑपरेटिंग इन। अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने शायद हम ज़्यादा ग्रोथ देखें इन कंपेरिजन टू द अदर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेस दैट इज देयर। बट आई वुड बी वेरी सिलेक्टिव। ये पहले भी मैंने ये कमेंट रियल एस्टेट स्पेस जब एंटायरली भाग रहा था कमेंट किया हुआ था कि विद ऑल दीज चेंजेस, रेरा हो या फिर पर्टिकुलरली जिस तरह से इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है या फिर जिस तरह से सेल्स पिकअप होने की आशा है आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, one needs to be cautious, one needs to be very selective and go for only the top 5 or 7 companies जहाँ पे institutional framework हो और जहाँ पे बैलेंस शीट्स ज़्यादा लेवरेज ना हो। जी, अभी एक और स्टॉक में खरीदारी बढ़ रही है, वो है बर्जर पेंट्स। 2% ऊपर आ चुका है। नतीजों का ही ट्रिगर है, एकदम से नतीजे बहुत स्ट्रांगली आने शुरू हो गए कंपनियों के, और यहाँ पर 105 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी ने दर्ज की है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 96 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो बर्जर पेंट्स रिपोर्ट करेगी। रिजल्ट ये हुआ कि 2.5% ऊपर आ गया स्टॉक। 1254 करोड़ की टॉप लाइन है, जो कि अनुमान से बेहतर दिखाई दे रही है फर्स्ट टेक में। पेंट कंपनियां लग कैसे रही हैं शर्मिला आपको, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, दोनों ही स्टॉक एफएनओ में भी बहुत स्मार्टली गेन करते हुए नजर आए जब से सीरीज शुरू हुई है। यहां से और अपसाइड पोटेंशियल बाकी है क्या? वेरी ऑनेस्टली आई थिंक 1-2 साल पहले जैसे कि हमने क्रूड के प्राइसेस डिक्लाइन होना शुरू किए थे, तब से दी स्टॉक्स हैव बीन ऑन माय रेडार, और बर्जर पेंट्स में मेरा एक बाय ज़रूर रहा है। लेकिन क्योंकि अभी क्रूड के रेट्स इस लेवल पे है, देवर आई हैड देम एज अ प्ले फॉर अ बेनिफिट कि क्रूड के प्राइसेस नीचे आएंगे। सो अभी भी ये तो ये नहीं लग रहा है कि क्रूड प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ द पॉजिटिव फ्रॉम दैट इवेंट इज नाउ इन द प्राइस। तो आगे चलकर जिस तरह से डिमांड इमर्ज होगा, उसी के बेसिस पर नाउ आई थिंक द स्टॉक्स विल रन, और उसमें आई थिंक बर्जर पेंट्स ज़रूर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एज यू सेड रन अप एक हो चुका है, तो थोड़ा मे बी नॉट इमीडिएटली एकदम इट्स नॉट अ रन अवे स्टॉक, लेकिन ये लेवल पे काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। 3% ऊपर है स्टॉक, दिन के उच्चतम स्तर पर रूल कर रहा है। इनफैक्ट एक ट्रेड, अब कुछ छोटे मझोले शेयर्स की बात करते हैं, ये सभी बड़े तमाम स्टॉक्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहे हैं। आज लेदर स्टॉक्स में खरीदारी बहुत स्मार्टली देखने को मिल रही है। बाटा ले लीजिए, लिबर्टी, मिर्जा इंटरनेशनल, सभी में रिटर्न्स पॉजिटिव मिले और शुरुआती सत्र में तेजी बन गई थी। 4000 करोड़ के राहत पैकेज की खबर निकल के आई, एक न्यूज़ फ्लो था जो डेवलप हुआ और स्टॉक्स में तेजी बन गई। लेकिन टेक्निकली अनुज जी लग कैसे रहे हैं आपको स्टॉक्स? कोई भी स्टॉक लेदर स्पेस में चुनना चाहेंगे? आज बाटा में ओपन इंटरेस्ट भी काफी स्ट्रांगली बिल्डअप हुआ डेरिवेटिव मार्केट में। जी आपने सही कहा, लेकिन बाटा में अगर आज के दिन की शुरुआत में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी, तकरीबन 555-560 तक के लेवल देखे थे, और फिर वहाँ से लगातार बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर इस पूरे सेक्टर में जो चार्ट्स में देख रहा हूँ, मिर्जा टेनर्स हुआ है, सुपर हाउस या बाटा, इनमें लॉन्ग टर्म चार्ट्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। न्यूज़ बेसिस पर कोई कुछ मूव आज हमें देखने को मिला, बट ऊपर के लेवलों से हमने देखा है कि ये जो बाइंग थी ये सस्टेन नहीं रह पाई और फिर से बिकवाली का दबाव देख रहे हैं, और इनफैक्ट अगर बंद
होते होते देखें तो शायद से कुछ शेयर आज की ओपनिंग के नीचे क्लोज होंगे, तो टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा नहीं निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी थी जिस पर एग्जिट किया जा सकता था, लेकिन मैं किसी भी निवेशक को चाहे वो मध्य अवधि का हो चाहे लॉन्ग टर्म का हो, मैं उनको इस सेक्टर में निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। बिल्कुल। खैर, आपने बाटा की बात की, मिड कैप के जो बाकी गेनर्स हैं उसे आप देखेंगे तो इसमें भी देखिए सन फार्मा एडवांस पर बहुत अच्छा मूव है, ये 6.5% ऊपर है। स्ट्राइड शाशुन है जो कि 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी कुछ काउंटर्स में वोकहार्ट है जो कि 2.25% ऊपर इस समय है। रिलायंस कैपिटल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इंडिया सीमेंट्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर बड़ा इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है इस समय। इसमें कोई काउंटर है जो कि आपकी रडार पर हो इस समय, अनुज? देखिए, मैं इस वक्त अगर देखना चाहूँगा तो स्ट्राइड को देखना चाहूँगा, स्टार को। वो तकरीबन 900 रुपये के आसपास चल रहा है। एक साइडेड बिकवाली का दबाव देखने को मिला था, एक साइडवेज मूव दिख रहा है, लगभग 870 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट निकल के आते हैं। एज ए स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर एक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है 870 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में 930 932 इमीडिएट टारगेट बनते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर वो एक बार लेवल निगोशिएट होते हैं तो अपसाइड और भी एक्सटेंड हो सकती है तकरीबन 994,000 तक के लेवल तक के लिए। हिंडाल्को के आंकड़े आए हैं। इस बीच हिंडाल्को का जो मुनाफा है वो 503 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, 3.5% ऊपर हिंडाल्को इस समय ट्रेड कर रहा है। तो जो मुनाफे का आंकड़ा है वो रहा है 503 करोड़ का, और जो कंपनी की कुल आय है वो है 11,970 करोड़ रुपए की। तो अनुमान से बेहतर मुनाफे का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि 500 करोड़ के भी ऊपर है, 503 करोड़, जबकि जो एक एस्टीमेट था वो करीब 450 करोड़ के आसपास का था। अंचल काकरू इस बीच हमारे साथ है। अंचल, बताइए नंबर्स हिंडाल्को के। क्योंकि अमीर, देखिए वही बात जो हम पहले भी कर रहे थे, इस बार LME प्राइसेस बढ़े हैं, उसका फायदा होगा हिंडाल्को को, और वही देखने को मिला। कंपनी का मुनाफा 503 करोड़ आया, 480 करोड़ रहने का अनुमान था। एक अच्छा जंप कंपनी पिछले साल के बेस से होता हुआ दिखा। टोटल इनकम में भी एक अच्छा सुधार देखने को मिला, 11,000 करोड़ के पार, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी ने पोस्ट की है, जबकि उम्मीद थी करीब 10,500 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम की। नेट अगर आप देखिए, जो पूरा फायदा कंपनी को हो रहा है LME प्राइस बढ़ने का, एल्यूमिनियम के दाम 10% के करीब बढ़े हैं, साथ ही कॉपर दामों में 8% ज़्यादा की तेज़ी रही है, वो ट्रिकल डाउन होते हुए कंपनी की बॉटम लाइन पे दिखा है। खर्च डेफिनेटली बड़ा ज़रूर है कंपनी का, फ्यूल और पावर कॉस्ट बड़ी ज़रूर है, लेकिन जो बात की जा रही थी ई ऑक्शन कोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से डेंट आएगा मार्जिन पे, उस हद तक का इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप नंबर्स को इस समय प्राइमा फेसी सम अप करें तो डेफिनेटली एस्टिमेट से बेटर नंबर्स हिंडाल्को की तरफ से हैं। चलिए, और नतीजा ये कि 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे स्टॉक रूल कर रहा है। ₹1.10 की डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है। जैसे अंचल बता रहे थे कि LME पर एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की कीमतें 8 से 10% बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट नतीजों पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। 26% मुनाफे पे ग्रोथ, 503 करोड़ का आंकड़ा। रिपोर्ट एक टेक हिंडाल्को पे। और रेस्ट ऑफ द मेटल पैक में खरीदारी है सर, पिछले कुछ दिनों में बन चुकी है। ये स्टॉक्स अभी और तेज होंगे क्या? निपुण सुन पा रहे हैं मुझको? तो हिंडाल्को पे आपकी राय सर, और रेस्ट ऑफ द मेटल पैक पे व्यू पॉजिटिव रखें क्या इस समय? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन लेवल्स पे? बिल्कुल। आई थिंक मेटल्स पैक में जिस तरह से हमने एक जो ग्लोबल डिमांड सप्लाई मिसमैच था उसको करेक्ट होते हुए ग्रेजुअली देखा, प्राइसिंग पावर आया। इसकी वजह से हमने कुछ क्वार्टर्स से LME के प्राइसेस में स्ट्रेंथ अच्छी देखी है, प्राइसिंग पावर अच्छा आया है। एंड अक्रॉस द मेटल स्पेस, फेरस, नॉन फेरस मेटल्स, फेरस फॉर अदर रीजंस, लेकिन पर्टिकुलरली नॉन फेरस मेटल्स में अच्छी कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ देखी है। और आई थिंक कुछ कंपनीज, पर्टिकुलरली हिंडाल्को जैसी कंपनीज में, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिस तरह से हाई लेवरेज था और जो लेवरेज ऑपरेशंस थे उसमें एक टर्न अराउंड की वजह से जो लोन रिपेमेंट होता है और इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन होता है, उसी की वजह से एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। सो इट्स अ ड्यूअल बेनिफिट दैट द कंपनी इज डिराइविंग। जो LME प्राइसेस बढ़ रही हैं उनका एक बेनिफिट मिला, डिमांड बढ़ रही है उसका एक बेनिफिट मिला, एंड वेरी क्लियरली बैलेंस शीट डीलेवरेज हो रही है, उसका एक प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। सो ओवरऑल बट द मेटल पैक डेफिनेटली लुक्स पॉजिटिव ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स नाउ। बिल्कुल। चलिए निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस बीच हमने अब एविएशन मिनिस्टर श्री जयंत सिन्हा से बात की,
और उन्होंने इस चीज़ को माना है कि एयर इंडिया में विनिवेश का विकल्प सरकार के सामने खुला हुआ है। इनफैक्ट एयर इंडिया को टर्न अराउंड करने के लिए जितने भी विकल्प है उन सभी पर सरकार विचार करिए। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा हमारे संवाददाता समीर दीक्षित के साथ बातचीत में। बात करने के लिए लेकिन जो हॉट फैसले के बाद एयर इंडिया को लेकर बहुत आप लोग क्या रखिएगा क्या जवाब एविएशन हम लोग ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया के सुधार के लिए एयर इंडिया को और विदेश बनाने के लिए एयर इंडिया को और क्या बनाने के लिए जो भी हमें सुनाएंगे आपको ये बातचीत। लेकिन इस बीच एविएशन देखिए, जेट एयरवेज 2.25% नीचे है, इंडिगो 1.5% नीचे और स्पाइस जेट ये भी लाल निशान में। एविएशन स्टॉक्स पर आपका व्यू इस समय शर्मिला क्या है? आई थिंक कि जैसे कि पहले हम पेंट कंपनीज की बात कर रहे थे, आई थिंक एक सेक्टर जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी था लोअर क्रूड प्राइसेस का, वो डेफिनेटली एविएशन था। एंड आई थिंक सिमिलर टू पेंट्स अगर आप देखेंगे तो क्रूड हैज कम अप फ्रॉम 120 लेवल्स टू करंट 50 लेवल्स। तो मुझे लगता है कि जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है एविएशन के लिए वो उस अभी के फिलहाल मौजूदा प्राइस में कैप्चर हो जाता है। एंड आई थिंक फ्रॉम गोइंग अहेड फ्रॉम हियर अगर आप यू एक्सपेक्ट कि एविएशन स्टॉक्स यहाँ से बेहतर परफॉर्म करे, देन इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, द नंबर ऑफ सिटीज दे फ्लाई टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो एक बड़ा उनको एडवांटेज मिलना था लोअर क्रूड प्राइसेस का वो मिल चुका है। सो आई थिंक हियर टू द अपसाइड इज सॉर्ट ऑफ कैप्ड गोइंग अहेड। एंड वेरी ऑनेस्टली आई थिंक लुकिंग एट बैलेंस शीट एक्सेट्रा दिस इज नॉट अ सेक्टर दैट आई हैव एवर रिकमेंडेड। चलिए, कुछ स्टॉक्स डेरिवेटिव मार्केट पे जो एकदम से एक्टिव हो रहे हैं उसमें एक स्टॉक देखिए, कैनफिन होम्स। ये स्टॉक चल पड़ा है और दिन के उच्चतम स्तर को अप्रोच कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव है आज इस फ्लैट मार्केट पे, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। और एक है आईजीएल जिसमें मूव पॉजिटिव बना है, आज 1058 के लेवल पे रूल कर रहा है और डेरिवेटिव मार्केट पे पोजीशंस बहुत हैवी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट अनुज, दोनों ही स्टॉक्स पे आईजीएल और साथ ही साथ कैनफिन होम्स, बेहतर ट्रेड अभी भी कौन सा और किसको ट्रेडर्स अभी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? देखिए, दोनों ही स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव आज देखने को मिला है। आईजीएल में लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी अगर देखें तो एक मूव 1050 के ऊपर की क्लोजिंग का जो मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। टेक्निकली उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखती है। अगर यहाँ पर 1050 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो अपसाइड के जो टारगेट हैं वो तकरीबन 1080 1085 तक के लिए शॉर्ट टर्म में ओपन होते हैं। वहीं पर अगर कैनफिन की बात करें तो वो आज एक ब्रेकआउट दे रहा है 2700 रुपये के ऊपर, और एक ये प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट जैसा नज़र आ रहा है। अगर आने वाले आज के दिन में अगर हम देखें 2700 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो मेरे ख्याल से कैनफिन होम में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो तकरीबन 2880 2900 तक के लेवल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। कंपेरेटिव अगर देखा जाए तो मैं ज़रूर से बैट लेना चाहूँगा कैनफिन होम पर। बिल्कुल। खैर चलिए, इस बीच इस समय बाजार बंद होने में करीब 35 मिनट का समय बाकी है। निफ्टी 20-21 पॉइंट ऊपर है, 9625 का लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें, इनफैक्ट फ्यूचर्स को भी अगर आप देखें तो जो डिस्काउंट है वो 2-4 अंकों का ही इस समय डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है जो कि शायद हो सकता है, अब आज का डेटा देखना पड़ेगा किस तरह का आता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर इस समय है रजत, जो हमने पहले भी देखी थी कि देखिए जो कॉल राइटिंग हमने देखी थी 9700 9800 तक की कॉल्स में देखी गई थी, और जो पुट की राइटिंग है वो कॉन्स्टेंटली अब आते आते ऊपर 94-9500 तक आ गई है। और ये जो पूरी रेंज शिफ्टिंग है आज के दिन भी, जबकि आज कोई इंटरनेशनल क्यूज़ बहुत ज़्यादा इस तरह के नहीं थे कि मार्केट को बहुत सपोर्ट मिल पाता, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस रेंज में शायद कंसोलिडेट कर जाए, लेकिन कोई बहुत बड़ी डाउन साइड ओपन हो जाएगी यहाँ से, उसके संकेत दिख नहीं रहे हैं फिलहाल। नहीं, देखिए वोलेटाइल मूव पर बाजार पे एक्सपेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि चाहे आप विक्स देख लीजिए वो भी इस समय 11 साढ़े 11 के लेवल पे रूल कर रहा है। जब ऐसा होता है तो बाजार कोई बहुत बड़ा स्विंग देता नहीं है। अब ये जो आप पुट राइटिंग की बात कर रहे हैं ये हायर लेवल्स पे शिफ्ट होती चली जा रही है। 9400 9500 इन स्ट्राइक पे बहुत हैवी पुट राइटिंग होनी शुरू हो गई है। बाजार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है इन लेवल्स पे। 9700 के लेवल को कॉन्कर करना, उसके ऊपर निकलना बाजार के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डिप भी आ जाती है तो यहाँ पर 50-60 पॉइंट्स के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ऐसी मार्केट एक इनडिसीजन की मार्केट होती है, बहुत कंसोलिडेशन फेज में मार्केट्स जाते हुए नजर आते हैं, और इन हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन भी हो जाए तो बहुत बेहतर। इंटरनेशनल क्यूज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, घरेलू ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे रूल कर रहे हैं, और मॉनसून सबसे बड़ा ट्रिगर इंडियन मार्केट्स को है जो डोमिनेट कर रहा है इस समय।
मॉनसून के चलते हो सकते हैं यहाँ पर बाजार बेहतर लेवल छूने की कोशिश करें। बिल्कुल। इस बीच जर्मनी में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं, वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बायलैटरल समझौते जो हैं उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं बायलैटरल जिस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं इस मौके पर, और जो बायलैटरल्स हैं वो उसके अब देखिए जो दस्तावेज़ है उसका आदान प्रदान यहाँ पर होते हुए। तो ये सीधे दृश्य आप इस समय देख रहे हैं जर्मनी से प्रधानमंत्री मोदी और एंजेला मर्केल ने आज जो बायलैटरल समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर किए हैं यहाँ पर। खैर मार्केट पर लौटते हैं, देख लेते हैं एक बार एडवांस डिक्लाइन इस समय क्या कह रहा है। आज सुबह जब बाजार खुला था तब हमें लग रहा था कि शायद हो सकता है मार्केट थोड़ा फिसल जाए या फिर वीकनेस देखने को मिले, लेकिन हुआ है इससे उल्टा। तो अब आप देखिए NSE पर अभी भी जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं वो उनकी संख्या इनफैक्ट बढ़ी है। सुबह ये जो रेशियो था थोड़ा सा स्क्यूड था। अब देखिए 730 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 831 के आसपास है। व्हाट इज़ कंफर्टिंग इज़ कल हमने मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर आप देखते हैं एडवांस डिक्लाइन वो देखा था, तो उसमें हर एक बढ़त वाले काउंटर के सामने 2 काउंटर्स ऐसे थे जो कि नुकसान में चल रहे हैं। आज वो रेशियो थोड़ा सा बेटर है। सो 1156 काउंटर्स बढ़त में है। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 1410 के आसपास BSE पर भी देखने को मिल रही है। कोई ट्रेड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या अनुज? 9627 के आसपास निफ्टी है। अब देखिए जैसा मेरा बाज़ार पर व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 9640 9650 की जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और पिछले काफ़ी टाइम से जब से मूव चालू हुआ है हमने देखा है कि तकरीबन 250 पौने 300 पॉइंट की रैली के बाद एक तकरीबन 80 से 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। तो इस व्यू को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा एक सेलिंग आनी चाहिए जो तकरीबन 9540 9550 तक के लेवल के लिए हो सकती है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक्स अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो पिरामल एंटरप्राइजेज उसमें एक करेक्शन देखने को मिला था तकरीबन 2900 3000 के लेवल से 2600 के आसपास एक कंसोलिडेशन एक सेल ऑफ आई और अब वो एक बार फिर से 2700 लेवल के ऊपर जा रहा है। मेरे ख्याल से BTST ट्रेड के हिसाब से इसको ज़रूर से लिया जा सकता है। अपसाइड में टारगेट की बात करें तो इनिशियल टारगेट तकरीबन 2840 के बनते हैं जिनके निगोशिएट होने के बाद वो अपने ऑल टाइम हाइस को भी क्रॉस करेगा। चलिए शर्मिला, मेरा प्रश्न होगा आपसे फार्मा के ऊपर। देखिए एक तो है ट्रेडिंग स्क्रीन और एक है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, और दोनों ही पर्सपेक्टिव से कल जो हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च की थी उनके हिसाब से इनके जो हिस्टोरिकल पीज हैं वो थे 40 के आसपास के कई स्टॉक्स के, और वो 20 के पी मल्टीपल पे रूल करना शुरू हो गए थे। तो एक तो इन्वेस्टमेंट कॉल बनती है, दूसरा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा कार्नेज ऑलरेडी हो चुका था, ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुके थे, तो बाउंस बैक आना था, वो आ गया। ऑरबिंदो फार्मा 12% ऊपर, सन फार्मा, एडवांस, जुबिलेंट लाइफ, ऑर्किड फार्मा, कोपरान, कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में अगर 1-2 ट्रेडिंग सेशन पहले लिया होता तो वो पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा होता। कन्विक्शन है क्या इस पर्टिकुलर स्पेस में? अभी इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है आपने? गुड क्वेश्चन। आई थिंक जस्ट टू एक्सटेंड जो आप कह रहे थे उसको थोड़ा फर्दर, मैं ये सोच रही थी जब पहले आप फार्मा स्टॉक्स के प्राइसेस दिखा रहे थे, तो जब 40 का पी चलता था तो एक मन में हमेशा एक चीज़ चलती थी कि फार्मा इज प्राइस टू परफेक्शन, कि कोई भी चीज़ अगर गलत जाती है तो द स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू सफर, क्योंकि कोई रूम नहीं बचा है फॉर एनी मिस्टेक। और मिस्टेक कंपनी की तरफ से नहीं, लेकिन जिस तरह से US FDA का पूरा सिलसिला चला, हम देखते ही गए कि द concerns just mounted, and for a stock like Sun Pharma, Ranbaxy was always the elephant in the room, और उसका धीरे धीरे हम असर स्टॉक प्राइस पर भी देखते गए। बट येस आई एग्री, आई थिंक कि नाउ फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव वो चीज़ चली गई, वो जिस तरह से एक प्रीमियम मिलता था वो अब नहीं है। लेकिन आई थिंक कन्विक्शन को आने में अभी थोड़ा समय है, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट मार्केट चेंजेस हिज माइंड दैट ईजिली। जिस तरह की बढ़त हमने देखी है 2-3 दिनों में, दैट इज़ डेफिनेटली अ ट्रेडिंग पॉप, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो मौजूदा लेवल्स है सभी स्टॉक्स पर, यू विल सी हायर लेवल्स दैन दैट, बट इतनी जल्दी नहीं होगी वो चीज़। मुझे लगता है थोड़ा समय stocks will have to spend in little bit more sort of pain time, क्योंकि ये जो एक लास्ट फॉल आया है खास करके जो बड़े नाम है उनमें रिकवर करने को शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए, लेकिन एयर इंडिया का रिवाइवल इस समय सरकार के एजेंडे में शामिल है। एयर इंडिया के विनिवेश पर सरकार ने इनकार नहीं किया है। जी बिजनेस संवाददाता समीर दीक्षित से एक्सक्लूसिव बातचीत में विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि एयर इंडिया के सुधार के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नीति आयोग से भी मिले हैं उनको सुझाव।
हमारे साथ बात करने के लिए हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर MOS मिस्टर जयंत सिन्हा जी। सर, बात करने के लिए धन्यवाद। लेकिन जो हॉट टॉपिक है वो आज एयर इंडिया को लेकर है। एयर इंडिया को लेकर बहुत इस बारे में बात हो रही है कि उसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार शायद आगे कदम बढ़ाए। क्या जवाब आपकी तरफ से कि एविएशन मंत्रालय का क्या कहना है? हम लोग ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया को और दुरुस्त बनाने के लिए, एयर इंडिया को और कम्पिटिटिव बनाने के लिए जो भी हमें विकल्प करने हो वो हम करने को तैयार हैं। उन सब का अध्ययन हो रहा है और देखिए आगे आगे क्या होता है। जी बिजनेस के साथ आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी, इंटरव्यू दिया था अभी हाल ही में, उसमें आपने स्पष्ट कहा था कि इस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट की कोई योजना नहीं है, लेकिन उसके टर्न अराउंड के लिए ज़रूर कई कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब खुद जब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का बोझ है और मात्र 14% मार्केट शेयर है, तो हम इस बोझ को क्यों आगे लेकर जाएं? क्या कहेंगे? नहीं, सरकार से चाहे मैं हूं या माननीय मंत्री जी हैं, हम लोगों ने हरदम यही कहा है कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया के कम्पिटिटिवनेस के लिए जो भी कुछ करना हो उसको करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे आज भी हम लोगों ने कहा कि जो भी विकल्प को हम लोगों को देखना हो वो हम देखने को तैयार हैं। और इसलिए आज के समय नीति आयोग से भी हम लोगों को कई सुझाव मिले, इन सब का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये विकल्प भी एक वन ऑफ द ऑप्शन बना रहेगा? सब ऑप्शंस जो हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में सर CBI ने भी एयर इंडिया के जो 2002 से 2010 के दरमियान 3 केसेस को लेकर अपनी जांच शुरू करी है, FIR दर्ज कराई है। मंत्रालय इसमें किस तरीके का सहयोग करेगा और क्या वो मानता है कि हाँ गड़बड़ी रही है देश के राष्ट्रीय एयरलाइन के साथ में? हम लोग पूरा सहयोग देंगे। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं वो अपने आप वो उसका नतीजा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। बतौर मंत्री आप दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे कि जो टर्न अराउंड की आप लगातार बात कर रहे हैं कि सुधार की दिशा में हम आगे जा रहे हैं एयर इंडिया को लेकर, क्या वो कदम होंगे कि आपको लगता है कि रिवाइव होगा उस तरीके से? आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी ये है कि आप लोग सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते रहते हैं। मैं सिर्फ टर्न अराउंड किस तरीके से, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए एयर इंडिया जो है वो एक नेशनल एसेट है और हम सब की जिम्मेवारी यही, हमारा दायित्व ये बनता है कि हम इस नेशनल एसेट को किस तरीके से दुरुस्त बनाएं, किस तरीके से कम्पिटिटिव बनाएं। इसके लिए हमें जो भी कुछ करना हो उसको हम करने को तैयार हैं। अब इसमें आप जो ओनरशिप की बात जो करते रहते हैं वो भी एक फैक्टर है, पर इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं। फैक्टर ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से और दुरुस्त हो, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, आपका जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट है उसे हम कैसे दुरुस्त करें, आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे बेहतर करें। इन सब को हम लोगों को देखकर, इन सब को समझकर हमें एक इस तरीके से एक प्लान निकालना है, उसको रचना है जिसमें कि हम एयर इंडिया को बहुत ही बढ़िया बना सकें। ये मैं हरदम दोहराते आया हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ। नृपेंद्र मिश्रा की हाल ही में बैठक हुई है जिसमें एविएशन सेक्रेटरी भी थे, एयर इंडिया से MD वगैरह भी, ताकि जो मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट है एयर इंडिया के, खासकर उसके लैंड प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, उसमें से कोई कॉन्क्रीट आउटकम जो आप शेयर करना चाहें? एयर इंडिया के बड़े सारे एसेट्स हैं, उनके रियल एस्टेट के एसेट्स हैं, उनके बड़े सारे अच्छे सब्सिडरीज हैं और आपको मालूम है कि उनका काफ़ी ज़बरदस्त आज के समय फाइनेंशियल डेट भी है 50,000 करोड़ के आसपास। तो हमारी कोशिश यही है, जैसे मैंने कहा, कि उनका हम किस तरीके से बैलेंस शीट की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करें जिसमें कि जो डेट का जो बर्डन है वो कम हो सके। तो ये हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत थी। इससे पहले आपने देखा होगा रविवार को भी पूरे दिन हमने ये खबर आपको बताई थी कि एयर इंडिया में विनिवेश के पक्ष में सरकार है और अब इस पर फैसला ले सकती है। तो जयंत सिन्हा MOS सिविल एविएशन से हमारी खास बातचीत थी। इस बीच निफ्टी 9625 पर करीब 21 अंकों की तेज़ी इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में हालांकि 1% का मूव है 169 का लेवल, और यही इनफैक्ट शर्मिला जो मिड कैप का मूव है ना, देखिए कल मार्केट देखकर ये लग रहा था कि थोड़ा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। फ्रंटलाइन इंडेक्स थोड़ा अलग ट्रैजेक्टरी में है, मिड कैप स्मॉल कैप में कल हमने ज़्यादा करेक्शन देखा था, वहाँ पर एडवांस डिक्लाइन भी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन आज फिर उसे रिवर्स कर दिया मार्केट ने।
बिल्कुल, एंड आई थिंक द ओपिनियन ऑन द स्ट्रीट इज आल्सो डिवाइडेड. काफ़ी लोग इस कैंप में बिलोंग करते हैं कि अब जो आगे ग्रोथ आएगा मार्केट में वो इट विल बी लेड बाय द फ्रंट लाइन स्टॉक्स, और इस वजह से हम देखते हैं कि दे आर सॉर्ट ऑफ टेकिंग टर्न्स. और एक कैंप है जो बिलीव करता है मिड कैप्स में ज़्यादा ग्रोथ है, और अगर आपको आपका पैसा डिवाइड करना है तो वो ज़्यादा मिड कैप के फेवर में होना चाहिए एज अगेंस्ट द फ्रंट लाइन स्टॉक्स. तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ हम देखते रहेंगे, क्योंकि इट इज़ सॉर्ट ऑफ टेकिंग टर्न्स. मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि मिड कैप्स में ज़्यादा ग्रोथ है, और ठीक है कि इसमें काफ़ी स्टोरीज ऐसी है जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है और ऑलरेडी एक रन अप हो चुका है, लेकिन इसमें से ही आई थिंक ये स्मॉल कैप मिड कैप बास्केट से ही नई स्टोरीज इमर्ज होगी टू रियली टेक दिस मार्केट फॉरवर्ड. चलिए एक नतीजे देख लेते हैं. केसीपी शुगर के स्टॉक पे इम्पैक्ट तगड़ा पड़ गया. 7-8% की गिरावट अब इस समय हो रही है. अभी के भाव के हिसाब से 190 करोड़ का रेवेन्यू पिछली तिमाही में था. सालाना आधार पर देखें तो अब सिर्फ मात्र 149 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट कर पाई है, और इनफैक्ट घाटे में यहाँ पर जो है वो कंपनी ने इस बार बॉटम लाइन दर्ज की है मुनाफे के मुकाबले. तो घाटे में आना ये इस स्टॉक के लिए एक डेंट साबित हो रहा है, और 7% के आसपास की गिरावट केसीपी शुगर पे और दिन के निचले स्तर पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है. एक इंटरेस्टिंग प्ले हुआ मार्केट पे आज, वो है पावर कंपनी. एनटीपीसी तो चढ़ा ही चढ़ा, लेकिन पीएफसी आरईसी जैसे स्टॉक्स जो है वो निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेन करते हुए नजर आए. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको मात्र आधे फीसदी ऊपर दिखेगा कल की क्लोजिंग के हिसाब से, लेकिन आज का जो लो है वो 122 का है. निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेन किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, और यही हाल आरईसी का. नतीजों के बाद इस स्टॉक में भी काफी स्ट्रांगली अपसाइड देखने को मिली. शर्मिला, का पावर स्टॉक्स को ट्रैक कर रही हैं आप, क्या यहाँ पर कोई खरीदारी बनती है किसी भी स्टॉक में एडवाइजेबल होगी? वेरी ऑनेस्टली मैंने 2 ही स्टॉक्स लिए रियली, एंड नॉट इन द पीएफसी आरईसी स्पेस, लेकिन टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी. और यही उम्मीद है कि ये, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी लेवरेज्ड है और काफ़ी 5-6 सालों से इट्स बीन अ ड्रैग, तो कुछ ना कुछ जो उनके वेरियस लेवल्स पे प्रॉब्लम्स है उनके लिए सोल्यूशन निकलेगा. लेकिन वेरी ऑनेस्टली बहुत अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं है कि ये किस तरह से चीज़ें आगे हाउ दे विल प्ले आउट, क्योंकि इवन इन द सॉर्ट ऑफ द ऑल्टरनेट एनर्जी स्पेस हमने देखा है कि आइनॉक्स विंड के नतीजे एक तरफ और सुजलॉन के नतीजे एक तरफ. सो द होल पिक्चर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, इवन वेदर यू टॉक ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. चलिए पावर कंपनियों की बात हो रही है तो पावर ग्रिड हालांकि स्टॉक नतीजों के बाद स्लाइड कर गया, लेकिन नतीजे फर्स्ट टेक पे देखने में बहुत बेहतर लग रहे हैं. 1916 करोड़ के मुनाफा जो कंपनी ने दर्ज किया 1568 करोड़ के मुकाबले. आय में भी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है पावर ग्रिड के. मेरे साथ इस समय आईएस झा साहब मौजूद है, सीएमडी पावर ग्रिड के. सर बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए. सबसे पहले तो Q4 और साथ साथ FY17 में कैपिटलाइजेशन कैसी रही है कंपनी की? अच्छा सक्सेस का तो कारण आप लोग हैं जो आप इतना प्रोत्साहन करते हैं. ऑफकोर्स इस साल हमने बहुत ज़्यादा फोकस दिया कैपिटलाइजेशन में. इस बार 32,000 करोड़ का स्कीम हमने कमीशन किया, जिसमें 31,000 का कैपिटलाइजेशन भी किया, और लास्ट ईयर भी हमने इसी लेवल में 31,800 किया था. हमारा उद्देश्य ये है जितना इन्वेस्ट करें, जैसे हमने इन्वेस्ट किया 24,000 करोड़ और कमीशनिंग किया 31,000 करोड़, जिससे कि हमारा सफिशिएंट इंटरनल रिसोर्सेज आवे कि नेक्स्ट ईयर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें. 2018 में फिर हमारा 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और मैं टारगेट कर रहा हूँ 30,000 से 35,000 करोड़ कैपिटलाइज करना. बिल्कुल. चलिए मिस्टर झा, इस बीच ओवरऑल अगर हम FY18 की पहली तिमाही की बात करें तो इसमें आपका कैपिटलाइजेशन का टारगेट कितना है? नहीं, ये एक्चुअली द प्रोजेक्ट जो कमीशनिंग होता है लंपिंग होता है. जैसे आप पिछले साल देखिए कि हमने टोटल 31,000 किया, उस 31,000 में 14,000 करोड़ हमने लास्ट क्वार्टर में किया, और बाकी 16,000 करोड़ पिछले 3 क्वार्टर में किया. इस साल भी फर्स्ट क्वार्टर में मुझे लगता है अच्छा होगा, 6-7 हज़ार करोड़ आ सकता है. देखिए कितने होते हैं, लेकिन अच्छा आएगा. और लेकिन टोटल टारगेट इस साल का भी करीब 30 से 35,000 करोड़ के बीच में रहेगा. साथ ही साथ सर 23,500 करोड़ का कैपेक्स जो FY17 में कंपनी ने रखा था, इसमें से कितना अचीव हो गया, और गोइंग अहेड कैपेक्स टारगेट जो है, कैपेक्स टारगेट माफ कीजिएगा, वो FY18 के लिए कितना रखा हुआ है कंपनी ने? नहीं, हमारा कैपेक्स था लास्ट ईयर 23,000 करोड़,
जिसको कि हमने टारगेट किया 24,000 करोड़, हमने अचीव किया 24,400, ज़्यादा किया। इसलिए हर एक साल हम लोग ज़्यादा करते हैं, जो इतना टारगेट होता है उससे ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, चलिए सर आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौट कर आते हैं। लेकिन इस बीच देखिए पावर ग्रिड करीब 2.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आज कैश में जो फार्मा स्टॉक्स हैं उसमें रुझान कैसा देखने को मिल रहा है। फार्मा स्टॉक्स में हमने रुझान अच्छा देखा था, जैसे हमने सन फार्मा एडवांस में भी देखा, वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग रुझान देखने को मिला। जो फार्मा स्टॉक्स हैं उसमें शर्मिला वॉलेटाइल काफ़ी रहा है ओवरऑल मार्केट। आपकी टॉपिक कौन सी है यहाँ पर? वेरी ऑनेस्टली आई डू लाइक अ सन फार्मा, और जो यानी आई वुड एक्सपेक्ट थोड़ा समय और रुकना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा और डाउनसाइड हो सकता है इस स्टॉक में। लेकिन जो गिरे नहीं है इतना और जो अच्छे लगते हैं उनमें है शिल्पा मेडिकेयर और बायोकॉन। कुछ मिड कैप स्टॉक्स एकदम से एक्टिव हो रहे हैं, इनको क्लोजली ट्रैक करते हैं। अब एक तो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जिसके बारे में मेहर अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। कोल्टे पाटिल तेज हुआ, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब 6% ऊपर आ चुका है और इसमें काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर हो रहे हैं। दिन के स्तर पे स्ट्रॉन्ग मूव है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस चलना शुरू हुआ है, इस स्टॉक में एकदम से मूव पॉजिटिव बना है। और इनफैक्ट आज का टुडेज ट्रेड भी देख लेते हैं, सुबह अपने बाजार शुरू होने से पहले ही बोला था कि ये चढ़ेगा, उस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रांगली कमाई होती हुई नजर आई है। भारत गियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है, आज 8.5% की तेज़ी। मेरे ख्याल से 130 के टारगेट के लिए या फिर 132 के टारगेट के लिए इसे पोर्टफोलियो में रखने की सलाह दी गई थी। और ऑटो एंसिलरी और इंडस्ट्रियल गियर सेगमेंट में जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है, भारत गियर्स में काफ़ी स्ट्रांगली इस समय बढ़त देखने को मिल रही है। अनुज, कोई स्टॉक जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, आईबी रियल एस्टेट, वेल्सपन एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक में से कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए आईबी रियल एस्टेट में बहुत अच्छा मूव आ चुका है और इनफैक्ट पूरे क्वार्टर में ही हम देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। लेकिन अभी भी जिस तरीके का लॉन्ग टर्म चार्ट्स का स्ट्रक्चर आ रहा है, मेरे ख्याल से अभी भी और स्ट्रेंथ बनी हुई है काउंटर में। हालांकि इनिशियली जो अपसाइड के टारगेट बनते हैं वो तकरीबन 178-180 के बनते हैं, पर जिस तरीके का ट्रेंड और मोमेंटम वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला था पास्ट में, एक बार ये 180 के लेवल क्रॉस करता है तो और भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में ज़रूर से एक अपसाइड दिखती है जो तकरीबन ऊपर में 180 तक के लेवल तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है। किसी भी पोजीशन के लिए ज़रूरी है, ट्रेडिंग पोजीशन के लिए ज़रूरी है कि 160 से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। और इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट काउंटर्स ज़रूर से होने चाहिए। और आईबी रियल एस्टेट का जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, तो ज़रूर से पोर्टफोलियो का एक सर्टेन परसेंटेज इसमें दिया जा सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय जो संयुक्त पत्रकार परिषद बर्लिन में हो रही है जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जर्मनी और भारत ने 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और साथ ही उन्होंने मर्केल ने इनफैक्ट शुक्रिया अदा किया है भारत का आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर जो लड़ रहे हैं उसमें। भारत में हमारे सरकारी व्यवस्था में ही एक जर्मनी स्पेसिफिक फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की है। तो जर्मन से संबंधित इन्वेस्टर ग्रुप्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी, तो फास्ट ट्रैक पर इसको हम आगे बढ़ाते हैं और उसका परिणाम भी हमें बहुत अच्छा मिला है। मेक इन इंडिया, जर्मन निवेश तथा मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ रहा है। बहुत तेज़ी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जर्मनी का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ बढ़ रहा है। मिटलस्टान कंपनीज पर मैं विशेष फोकस करूँगा कि उन्होंने हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है और काफ़ी मात्रा में किया है। स्किल इंडिया मिशन, उसको सक्सेस बनाने में जर्मन की पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि 800 मिलियन यूथ, 65% 35 से कम उम्र का जनसंख्या जिस देश के पास हो, अगर उसके हाथों में हुनर हो और ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो, तो भारत के नौजवानों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। भारत के ग्रोथ इंजन में यूथ पावर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है।
ऑलराइट, तो प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में बर्लिन में संयुक्त स्टेटमेंट देते हुए, और इनफैक्ट IAS झा जी हमारे साथ बने हुए हैं पावर ग्रिड के। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चंपा कुरुक्षेत्र का जो HVDC प्रोजेक्ट है उसका इस समय स्टेटस क्या है और ये कब तक कैपिटलाइज हो जाएगा? चंपा कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये HVDC बाईपोल है, उसमें 4 पोल हैं। एक फर्स्ट पोल हम ऑलरेडी कमीशन कर चुके पिछले साल, दूसरा पोल हम लोग कमीशन करेंगे ये जून जुलाई में, बाकी 2 पोल 18 में होंगे, 2018 में। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पावर ग्रिड पे नतीजों पे बात करने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब कल की तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे ट्रेड जो आपको कल सत्र में बहुत स्ट्रांगली मुनाफा कमा सकते हैं अगर आज उन्हें खरीद लिया जाए। तो साक्षी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है BTST स्टॉक्स बताने के लिए। साक्षी, बताएं आज के पिक्स। शुक्रिया रजत। शुरुआत करेंगे IDBI कैपिटल की पिक्स के साथ। AK प्रभाकर से हमने बात की, उन्होंने 2 शेयर्स चुने हैं BTST के लिए। पहला बैंकिंग स्पेस है बैंक ऑफ बड़ौदा, उनको अच्छा लग रहा है। ऊपर में 186 के टारगेट्स के लिए खरीदने की सलाह है, 175 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं। IT स्पेस से माइंडट्री को उन्होंने चुना है खरीदारी के लिए, 560 के ऊपर में टारगेट्स देखते हैं, 531 का नीचे में हमें सपोर्ट लेकर चलना है। प्रदीप होरचंदानी से हमने बात करी, उन्होंने पहले पिक चुनी है BTST कैंडिडेट के लिए कैनफिन होम्स की। ऊपर में टारगेट यहाँ पर 2860 का देखते हैं, सपोर्ट हमें लेना है 2624 के लेवल्स पर। AB नोवो उनको दूसरी पिक है जहां पर BTST ट्रेड रेकमेंड किया है, 1710 के अपवर्ड टारगेट्स के लिए खरीद सकते हैं हम यहाँ पर, 1618 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। मनीष मिश्रा की तरफ से पहली पिक BTST ट्रेड पर है, PTC इंडिया पर खरीदारी की सलाह, 95 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस हमें 91 पर मेंटेन करना है। आखिरी पिक इनकी STBT ट्रेड रिकमेंडेशन है, IOC पर बिकवाली की सलाह है, 405 के नीचे में टारगेट्स देखते हैं, ऊपर में सपोर्ट हमें 425 के लेवल्स पर लेना होगा। जी, चलिए इस बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स पर कंपनी के MD पवन गोयंका का इस समय बात कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट had the best year in 3 years, first positive year after FY14, that is 2 years of degrowth and then growth in volume. Of course, helped tremendously by a good monsoon and pretty much where we had expected the industry to grow. Though it slowed down a little bit for 2, 3, 4 months because of demonetization, but it did pick up. And by month of March, it was back to normal. So that's the overall situation for the automotive and tractor industries. Within that, how we have performed, Rajan and Rajesh will talk about, and then Parthasarathy, and then I will do a sum up after that. So Rajan, Partha, why don't you come here, and Rajan, why don't you start your presentation? तो ये थे पवन गोयंका M&M के रिजल्ट्स पर बातचीत करते हुए। इस बीच बाजार बंद होने में करीब 11 मिनट का समय बाकी है। देखिए काउंटर ने कैसा स्पर्ट दिखाया था। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन टू यू, आप इस समय ऑटो स्पेस में एलोकेशन अगर थोड़ा शिफ्ट करना चाहें, अज्यूमिंग यू आर इन्वेस्टेड एंड आई नो यू आर इन्वेस्टेड मारुति से, तो आप M&M में करेंगे या टाटा मोटर्स में करेंगे? Actually, it's the other way around. I don't have Maruti, but I have Tata Motor DVR and I have Mahindra. Okay, I sympathize with that's you. That's my choice. Or two-wheelers में TVS Motors. तो अब मारुति खरीदेंगे क्या अभी? Don't worry. Will you buy Maruti? It's मुझे नहीं अच्छी लगती कंपनी एक्चुअली, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं. No, I wouldn't buy Maruti. चलिए, लेकिन एक नतीजे आए उसके बाद स्टॉक पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। नैटको फार्मा, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं फार्मा कैटेगरी में जहां पर वन वे ट्रैक पे हैं कंपनियां, हल्की सी गिरावट एब्जॉर्ब हो जाती है मार्केट पे। नैटको फार्मा उसमें से एक है, बाकी सभी स्टॉक्स इस साल के निचले स्तर पे कामकाज कर रहे हैं। नैटको फार्मा में देखिए आप 177 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी दर्ज की, 140 करोड़ का अनुमान था, 577 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी दर्ज की। उम्मीद से बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एबिटा मार्जिन 23% से बढ़कर सीधा 48% पहुंचे हैं और स्टॉक पर रिएक्शन है 6.5% ऊपर है ये स्टॉक। अनुज, एक बार से चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, तेज होगा क्या यहाँ से और? जरूर से एक बार क्लोजिंग अगर 955 के ऊपर की मिलती है तो ऑल टाइम हाई जो तकरीबन 1015 के आसपास थे वहाँ तक की तेज़ी देखने को मिलेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फार्मा क्षेत्र में बहुत कम शेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहे हैं। नाटको फार्मा उन्हीं शेयरों में से एक है और स्ट्रक्चरली कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अपने 50 डेज मूविंग एवरेज पर अच्छा सपोर्ट लेता है, फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखता है। आज के दिन भी एक अपवर्ड मोमेंटम 50 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ चल रहा है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो ज़रूर से
स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। हालांकि मोमेंटम के लिए एक लेवल बन के आता है 965 का, जिसके क्रॉस होने के बाद जैसा मैंने कहा 1015 1025 जो ऑल टाइम हाइज है वहाँ तक के लिए मूव एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, इस बीच वैप्को के भी रिजल्ट्स आए हैं, एक बार देख लेते हैं। वैप्को इंडिया कंपनी का जो मुनाफा है वो 49 करोड़ 58 लाख रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर के लिए 55 करोड़ 54 लाख था। तो वैप्को इंडिया रिजल्ट्स के बाद बिल्कुल फ्लैट, इनफैक्ट स्लाइटली नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पर देते हुए वैप्को इंडिया तो 49 करोड़ 58 लाख के आसपास का मुनाफा कंपनी का देखने को मिला है। और साथ ही जो टोटल इनकम है वो 642 करोड़ रही है, जबकि ये एक साल पहले थी 632 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये नथिंग मच टू राइट होम अबाउट। लेकिन वैप्को आप ट्रैक करते हैं क्या अनुज? जी, अब ट्रैक काफ़ी लंबी अवधि से तो नहीं किया है, लेकिन जो चार्ट मेरे सामने ओपन है उसमें अभी भी अगर आप मीर देखेंगे तो कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। एक साइडवेज मूव है जो तकरीबन 5,500 5,600 के आसपास सपोर्ट लेता है। अप साइड में आपको 6,200 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंसेज मिलते हैं। तो ये 400 रुपये की एक रेंज बनी हुई है, उसके अंदर किसी भी अप साइड या नीचे के अगर ब्रेकडाउन मिलते हैं तो नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अपने सपोर्ट के पास है तो एक छोटा स्टॉप लॉस लेके तकरीबन इस वक्त जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 5750 का बनेगा। एक स्टॉप लॉस के साथ तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अपसाइड में आप इनिशियली 6,000 6,150 और उसके बाद 6,250 की मैक्सिमम अपसाइड टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ऊपर में 6,250 के ब्रेकआउट नहीं मिलते तब तक ये 400 पॉइंट की रेंज में ही मेरे ख्याल से शेयर घूमेगा। अनुज, एक बार गोदरेज इंडस्ट्री का चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं। ये चलना शुरू हो गया स्टॉक और ये रिकॉर्ड लेवल्स पे है, यहाँ से तेजी और बनेगी क्या? 611 तक तो पहुंच चुका है। देखिए, ऑल टाइम हाइज के ब्रेकआउट काफ़ी पहले दे चुका है, उसके बाद मोमेंटम लगातार बना हुआ है। अभी भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स के साथ जो भी अप मूव आ रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देखते हैं। तो ज़रूर से जो ट्रेंडिंग मूव है वो अभी भी बरकरार है और यहाँ से और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट बनता है जो तकरीबन 575 580 के आसपास का बनता है, वही एज अ सपोर्ट लेके यहाँ पर पोजीशन होल्ड की जा सकती है। अपसाइड में अगर इनिशियल टारगेट्स की बात करें, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं एक्सटेंशन के हिसाब से देखूँ तो पहला टारगेट तकरीबन 635 638 के आसपास आता है, जिनके निगोशिएट होने के बाद 652 654 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। शर्मिला, बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या किया जाए? आज पीएसयू बैंकिंग स्पेस में खरीदारी है और इनफैक्ट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से दबाव के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। कन्विक्शन है क्या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे? चलिए अनुज, आप बताएं निफ्टी बैंक पे नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या होगा और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में से कोई पसंद है क्या? चलिए, इस बीच आरईसी के रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी श्री पीवी रमेश मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मिस्टर रमेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो आपका आउटलुक ओवरऑल अगर हम सालाना बेसिस पर बात करें तो रिजल्ट्स पर क्या है? डू यू एक्सपेक्ट FY18 टू बी फार बेटर देन व्हाट FY17 वाज? Good afternoon and thanks for having me. And I'm really pleased to be part of this conversation, and I'm particularly encouraged by the growth that we have experienced during 16-17, which is in this terms of sanctions 28% growth, disbursement 26% growth, profitability 11% growth, and with a PAT of about 5,600 crores. It's been we are part of this the power sector growth story that the country is scripting at the moment. And more importantly, we are also the nodal agency for Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, which seeks to reach power, quality power, to every single village and every single household in this country by strengthening the distribution infrastructure. Right. We are also nodal agency for the Uday program, the Ujjwal Discom Assurance Yojana, that seeks to again strengthen the distribution systems in this country. With all this, and it is expected with the strategic vision of the Honorable Prime Minister, it is expected that the power sector would require an investment of about 15 lakh crores in the next 5 years. And that would mean
the REC should grow at a much higher level in the financial year 17-18 and could be much register a higher profitability than this year, last year. सर एक आखिरी सवाल होगा आपसे, प्रोविजनिंग थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है इस बार जो कंपनी बीती तिमाही में प्रोविजनिंग क्रिएट की है, कुछ कंसर्न्स हैं क्या गोइंग फॉरवर्ड? हाँ नहीं जी, एक्चुअली लेट मी से दिस, we have the lowest, REC has the lowest NPAs among all its peers, any financial institutions. Its gross NPA is 2.4%, our net is 1.6%. And we've always been following prudent financial norms of the RBI as well as the best practices of financial governance. So the provision that you made is essentially in slippage of two private sector projects, one in Tamil Nadu and one in Sikkim. That is about 616 crores. So kindly don't look at only one quarter results as an indicator for the corporation like ours. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों पर बात करने के लिए। दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब REC रूल कर रहा है, लेकिन मार्केट्स क्लोज होने में बहुत कम समय बचा है। 19 पॉइंट्स के गेन से निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा निफ्टी पे, उसके बाद बारी है अदानी पोर्ट्स की। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आई। अदानी पोर्ट्स दिन के उच्चतम स्तर पर रूल कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स पिछले कुछ आधे एक घंटे में काफ़ी स्ट्रांगली गेन्स के साथ कामकाज होते हुआ नजर आया। मॉनसून केरल पहुंचा है, पैन इंडिया प्रेजेंस हो जाएगी और ये 2 दिन पहले ही केरल पहुंच गया अपने तय समय सीमा से, तो उसका असर आज एग्रो केमिकल स्पेस पे बनता हुआ नजर आया। जुआरी एग्रो, मद्रास फर्टिलाइजर, धनुका एग्रो जैसे स्टॉक्स तेज होते हुए नजर आए। ऑटो बैक में तेजी बनी। इसके अलावा फार्मा शेयर्स निचले से पुल बैक मोड पे थे। ऑरबिंदो फार्मा 13% ऊपर क्लोज होने जा रहा है। जुबिलेंट लाइफ, साथ साथ ऑर्किड फार्मा और कोपरान जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 5 से 8% ऊपर हैं। एडीएजी पैक पे पुल बैक है। रिलायंस कम्युनिकेशन हरे निशान में लौटा था, लेकिन अब फिर से ऊपरी स्रोत पे स्लाइड हो रहा है। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर एक राहत मिली है आज निवेशकों को। कल बहुत स्ट्रांगली बिकवाली कार्नेज इन स्टॉक्स पे देखने को मिला था। अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स तेज हैं आज। अदानी एंटरप्राइजेस 6% ऊपर, अदानी पोर्ट्स निफ्टी पे स्ट्रांगली बढ़त करता हुआ स्टॉक। अदानी ट्रांसमिशन में 5% की रिटर्न्स मिल रहे और अदानी पावर जो है उसमें भी 3% की आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। बैंकिंग स्टॉक्स में बार बार बात कर रहा हूँ, आज बारी थी सरकारी बैंकिंग खेमे की, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक्स पिछले कुछ दिनों में बहुत स्मार्टली गेन कर चुके थे। आज सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो ट्रेडर्स के रडार पर थे और निचले स्रोत से पुल बैक करते हुए नजर आए। सीमेंट पैक की बारी थी, सबसे ज़्यादा तेज हुआ आज इंडिया सीमेंट्स। इसके अलावा सांघी इंडस्ट्रीज में 6.5% के रिटर्न मिले। बिरला कॉप में देखिए आप 7.5% के रिटर्न मिले और ग्रासिम क्लोजिंग हो रही है इसकी 2% ऊपर, यानी कि आज अट्रैक्टिव प्ले हुआ है। सीमेंट स्टॉक अच्छी तेजी पकड़ते हुए नजर आए। लेकर शेयर्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ी देर पहले मैं देखा था 3.5% की मजबूती शो कर रहा है, अब 2000 के लेवल को फिर से रिकॉन्कर किया है। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स, पायनियर डिस्टिलरीज और पिंकल स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स में माइनर गेन्स 2% के आसपास की तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली। तो काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है 9625 के लेवल पर निफ्टी की। देखिए ये फिर से एक बार हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग है, क्योंकि कल का जो क्लोज था निफ्टी का वो था 9604 पर। हालांकि ऑब्वियसली जो हाई था वो था 9637 का, जो कि कल हिट हुआ था। आज वहीं से वापस घुमा था आज निफ्टी, लेकिन 9625 पर एक क्लोजिंग बेसिस पर एक नया हाई निफ्टी पर है। 9620 के पार पहली बार ये बंद हुआ है, तो निफ्टी फिर से एक बार नई ऊंचाई पर यहाँ पर बंद होते हुए लगातार चौथा सेशन है जब ये एक नई ऊंचाई के ऊपर जाकर बंद हुआ है। सेंसेक्स के लिए भी देखिए कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 31,109 की, और आज जो सेंसेक्स की क्लोजिंग है वो है 31,159 की। हालांकि ऑब्वियसली एडजस्टमेंट के पहले की क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी 31,159 पर सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है। हालांकि ये ऑब्वियसली कल जो इसने हाई हिट किया था 31,215 का, वहाँ से काफ़ी नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स। लेकिन हाँ, निफ्टी पहली बार 9,620 के पार और इनफैक्ट 9625 पर क्लोज होते हैं। 9615 के लेवल पर निफ्टी फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग हुई है, यानी कि डिस्काउंट में है, तो वही कन्विक्शन की कमी है। हायर लेवल्स पे स्ट्रेच्ड है मार्केट और बहुत काउंटर एक्चुअली सबको है इंडेक्स में कि पता नहीं कब घूमेगा, लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहता है, जैसे कि भैया मैं छोड़ कैसे दूं। तो ये खैर अभी हो सकता है इस तरह से थोड़ा और भी लंबा चले, जिस तरह का विक्स है अभी, उसे देखकर तो ये नहीं लगता कि फिलहाल तुरंत कोई इमीडिएट कंसर्न है मार्केट पर। अनुज, इस क्लोजिंग पे आपके कमेंट्स?
देखिए 9600 के ऊपर एक क्लोजिंग आई है तो ज़रूर से एक पॉजिटिव माहौल बनता है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि तकरीबन 9640 9635 की जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है और मेरे ख्याल से बाज़ार के अंदर थोड़ा सा बिकवाली दिखनी चाहिए तकरीबन 80-100 पॉइंट की। 9520 9540 बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके का मूव हमने पिछले 5-6 दिनों में देखा है मेरे ख्याल से एक 70-80 पॉइंट की बिकवाली में एक अच्छा लेने के लिए माहौल बनेगा। लेकिन जब तक 9640 बाजार क्रॉस नहीं करता डिसाइसिवली तब तक मेरा व्यू शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहेगा और मैं तकरीबन ऐसा सोचता हूं कि तकरीबन 9550 9540 तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अनुज बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ शर्मिला आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कल इंपॉर्टेंट ये भी है कि जीडीपी के नंबर्स आने हैं और बाजार उनको क्लोजली ट्रैक करेगा, बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे। लेकिन अनुमान आपके सामने रख दें क्योंकि जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट एक बेंचमार्क माना जाएगा इकॉनमी के लिए और यहाँ पर जिस तरीके से अट्रैक्शन हुई पिछले कुछ समय से लगातार हमने जीडीपी ग्रोथ आती देखी है 7.1% Q4 में जो है ये अनुमान बता रहा है कि इस बार जीडीपी ग्रोथ दर्ज होएगी जो Q3 FY17 में 7% के आसपास थी। बढ़त हल्की सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। आईपी और WPI दोनों में ही यहाँ पर इजाफा होता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट पुरानी सीरीज के मुताबिक यहाँ पर FY17 के आईपी आंकड़े जो हैं उनमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। 7.3% FY17 की जीडीपी जो है वो अनुमानित है कि इस बार होगी और ये ग्रोथ आप देख पा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ Q1 में 7.2% थी, Q2 में 7.4%, Q3 में हो गई 7% के आसपास, लेकिन अब 7.3% ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा दर्ज होगा। बिल्कुल, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि कल भी बाजार में रुझान अच्छा देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अंतिम बाजी को ही